इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी और उसमें केवल एक बदलाव देखने को मिल रहा है। शोएब बशीर की जगह मार्क वुड आ रहे हैं और 2 पेसर्स के साथ इस बार इंग्लैंड जाएगी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का लास्ट मैच इस ग्राउंड में जब हुआ था तो वो एक हाई स्कोरिंग ड्रॉ था और इंडिया ने अपना आखिरी मैच बहुत शानदार खेला था। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पारी और 272 रन से जीता था, एक बड़ी जीत हासिल की थी। तो इंडिया का रिकॉर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा है, बैटिंग पैराडाइज है ये, बैट्समैन्स के लिए खासा फेवर करती है ये पिच। और जिस तरह की विकेट है, पिच क्यूरेटर्स ने भी कहा है कि रन्स बनेंगे, मदद मिलेगी बैट्समैन को थोड़ी ज़्यादा और पेस बॉलर्स को भी मदद मिलेगी। इसी वजह से इंग्लैंड ने एक पेस बॉलर इंक्लूड कर लिया है। नहीं तो इंग्लैंड पिछले 2 मैचेस में केवल एक फास्ट बॉलर के साथ गया है। इस मैच में स्ट्रैटेजी को चेंज किया इंग्लैंड ने और 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, जेम्स एंडरसन और मार्क वुड। देखना होगा कि इंग्लैंड की ये स्ट्रैटेजी कितना काम कर रही है और कल उनके कैप्टन के लिए एक बहुत अहम दिन होगा। अपना 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे और उनको 3 विकेट चाहिए उस एलाइट लिस्ट में आने के लिए, जिसमें 6000 टेस्ट रन्स और 200 विकेट। सर गैरी सोबर्स और जैक कैलिस के साथ वो उस लिस्ट में शामिल होंगे। तो एक अचीवमेंट तो है ही उनके लिए, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जिस तरह से बेसबॉल का इम्प्लीमेंट किया है। हाँ, बेसबॉल इंडिया में रन्स कर रहा है और एक नया तरीका है ये कि टेस्ट क्रिकेट को कैसे इवॉल्व किया जाए। टेस्ट क्रिकेट जो कि डूबता जा रहा है, 2-3 कंट्रीज़ के अलावा कोई टेस्ट क्रिकेट पे उतना ध्यान नहीं दे रहा। अभी साउथ अफ्रीका का इंसिडेंट देख लीजिए। साउथ अफ्रीका T20 लीग खेलने के चक्कर में न्यूजीलैंड में अपनी सी कहें या उससे भी कम कह सकते हैं, डी टीम भेज दी है जो न्यूजीलैंड में खेलने के लिए गए हैं। पहला टेस्ट मैच हार गए, दूसरे टेस्ट मैच में उनकी स्थिति अच्छी है, न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर दिया है और 32-33 रन की लीड भी ले ली है। तो टेस्ट क्रिकेट एक तरह से टेस्ट डाउनफॉल ही आया है। ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, इंडिया खेल रही है, इंग्लैंड, यही 3 देश हमको देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। उसके अलावा कोई तवज्जो दे ही नहीं रहा है टेस्ट क्रिकेट में। अब इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी? केएल राहुल के न होने से थोड़ी सी मिडिल ऑर्डर कमज़ोर नज़र आ रही है। अब मौका भी है हमारे मिडिल ऑर्डर बैटर्स के पास। केएल राहुल जैसा एक वेल एक्सपीरियंस बैटर जो लंबे समय से टीम इंडिया का हिस्सा है, इंजरी की वजह से बीच में थोड़े बाहर रहे, लेकिन परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं टेस्ट क्रिकेट में एज एन ओपनर, एज एन मिडिल ऑर्डर बैटर। तो हर जगह जिस नंबर पे भी खेलते हैं छाप छोड़ते हैं, एक इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं। जब से दोबारा इंजरी के बाद वापस आए थे, अच्छी नॉक्स खेली हैं, इम्पैक्टफुल नॉक्स खेली हैं, जिसकी वजह से हम उनको मिस करेंगे। पहले वो इंजर्ड हुए, एनसीए गए, एनसीए से फिर डिक्लेयर किया गया, फिर नेट सेशन में पार्टिसिपेट किए, उसके बाद फिर इंजर्ड हो गए। समझ से परे है कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में क्या हो रहा है, कैसे प्लेयर्स को फिट डिक्लेयर किया जा रहा है अगर वो प्लेयर 100% फिट नहीं है। अब इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, बहुत लंबे समय से इस पे बहस चल रही है। कई प्लेयर्स के ऐसे इंसिडेंट आए हैं कि वो बार बार इंजर्ड हो रहे हैं, तो इस पे क्लैरिटी अभी तक कुछ नहीं आई है, ना बीसीसीआई की ना एनसीए की। क्या रीज़न है जिसकी वजह से प्लेयर्स को फिट डिक्लेयर किया जा रहा है और वो प्लेयर फिर से इंजर्ड हो जा रहे हैं? ये एक अलग मुद्दा हो जाएगा। अब टीम इंडिया के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी जो आज से टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए देखना होगा कि क्या हम कुलदीप यादव के साथ जाएंगे या अक्षर पटेल को हम खिलाएंगे। अगर कुलदीप खेलते हैं तो फिर अक्षर पटेल को बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि रविंद्र जडेजा वापस आ रहे हैं। क्योंकि रविंद्र जडेजा के साथ रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव, ये 3 स्पिनर्स हो जाएंगे। उसके अलावा 2 फास्ट बॉलर्स, जसप्रीत बुमराह, और मुझे लगता है कि मुकेश कुमार को मौका नहीं मिलेगा। मुकेश की जगह सिराज खेलते हुए आपको नज़र आएंगे इस विकेट पे। तो ये हमारे बॉलिंग ऑप्शंस रहेंगे। उम्मीद है कि यही टीम खेलेगी। अक्षर पटेल को बाहर बैठना पड़ेगा। कुलदीप ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी पहले मैच में, किस तरह से विकेटें निकाली थी और क्रूशियल विकेट्स निकाले थे, तो कुलदीप का मौका बनता है और उनको आप ज़्यादा देर अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और रविंद्र जडेजा जब आ ही गए हैं तो फिर अक्षर पटेल को बाहर बैठना पड़ेगा। उनकी एब्सेंस में वो खेलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अगर जडेजा अवेलेबल हैं तो फिर टीम के लिए बेस्ट चॉइस रहेगी कुलदीप के साथ जाना। कुलदीप की परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं। बाकी मिडिल ऑर्डर में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सरफराज को मौका कल मिलने वाला है। सरफराज के अलावा ध्रुव जुरेल को भी मौका मिलेगा क्योंकि शिखर भरत की परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं आई हैं, हेल्दी परफॉर्मेंसेस नहीं हैं, एक भी 50 नहीं लगाई, 7-8 मैचेस खेले हैं और
कीपिंग में भी कुछ खासा जौहर नहीं दिखा पाए, तो उम्मीद ये है कि ध्रुव जुरैल को मौका दिया जाएगा। ध्रुव जुरैल आपको यूपी की तरफ से रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए देखने को मिलते थे, उनकी परफॉर्मेंसेस भी ठीक ठाक ही हैं। 7वें-8वें नंबर पे वो बैटिंग करते हैं और उम्मीद भी है कि मतलब एक यंग प्लेयर को आप ट्राई कर लो। अगर आपका जिस प्लेयर को आपने सेलेक्ट किया है अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह पे किसी और प्लेयर को ट्राई कर लो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्या पता वो प्लेयर परफॉर्म कर दे। और मिडिल ऑर्डर हमारा बहुत हल्का लग रहा है, लेकिन हल्के होने के साथ साथ इनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो परफॉर्म करें और अपनी प्लेस को सीमेंट करने की कोशिश करें। आपको मौका मिला है और आप बहुत लंबे इंतज़ार के बाद मौका मिला है। सरफराज ने डोमेस्टिक में तहलका मचा के रखा है, इंडिया ए सीरीज़ में भी रन्स किए हैं, टन्स ऑफ रन्स किए हैं। अब मौका है कि सीनियर टीम में जैसे ही मौका मिले लपक लो, पकड़ लो उस मौके को, ग्रैब कर लो अपॉर्चुनिटी को, रन्स बना दो ताकि सेलेक्टर्स आपको बाहर ना बिठा सकें। क्योंकि बार बार ये कैंपेन चलेगा कि सरफराज को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, सरफराज को अनदेखा किया जा रहा है, तो आप रन्स बना लो ताकि ये लोग कहें ही ना कि सरफराज ने खराब परफॉर्मेंस किया जिसकी वजह से वो ड्रॉप हुए। आप रन्स करोगे, लोग आपको पुश करेंगे और सिलेक्शन कमेटी को भी आपको पुश करना पड़ेगा कि सरफराज ने रन्स किया है, टीम में रहना चाहिए। रजत पाटीदार के पास मौका है और ध्रुव जुरैल के पास भी मौका रहेगा अगर उनको मौका मिलता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि सरफराज का डेब्यू होने वाला है, सरफराज आपको खेलते हुए नजर आएंगे और उनके फादर की ये जो एक विश थी कि उनका बेटा इंडिया के लिए खेले, वो विश उनकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। उनके पिता का हार्डवर्क, उनका हार्डवर्क, वो कहते हैं ना कि हार्डवर्क ऑलवेज पे ऑफ, तो उनका हार्डवर्क पे कर गया उनके लिए। और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में की, इंडिया सीरीज़ के लिए की, उस हार्डवर्क का जो कहते हैं ना कि मेहनत का फल कहीं बेकार नहीं जाता, वो मिला है। कि कहा जाता है कि मेहनत करो तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। वो फल उनको मिल गया और वो इंडिया के लिए डेब्यू करेंगे। अब ये सारे लोग कह रहे हैं, टीम की तरफ से मेरे निर्देश है क्योंकि केएल राहुल के एब्सेंस में उनको मौका देना चाहिए एज अ सीनियर। परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी है डोमेस्टिक में। देवदत्त पड्डीकल आए हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि उनको ही मौका दिया जाएगा और वो डिज़र्व भी करते हैं उस मौके को। और उम्मीद रहेगी कि टीम इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस करे। अब इन सब चीज़ों के अलावा अब हमारे कैप्टन रोहित शर्मा पे थोड़ा सा बर्डन एक्स्ट्रा होगा परफॉर्मेंस का। अब उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल आनी चाहिए। आप 30s 20s कर रहे हो, लेकिन एक बड़ा रन चाहिए, एटलीस्ट एक सेंचुरी या 80-90 रन की एक नॉक ही खेल दो यार, ताकि आपके जो हेटर्स हैं थोड़ा सा वो चुप्पी साध लें। परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो सब आपको कहेंगे और कहना भी चाहिए आपको। क्रिटिसाइज लोग करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। जब आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। आप परफॉर्म करो, उनको चुप करा दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो रोहित शर्मा अब बहुत हुआ आपका, आपको रन्स बनाने पड़ेंगे, टीम के लिए रन्स बनाने पड़ेंगे। और अगर ये सीरीज़ जीतनी है, विराट कोहली के एब्सेंस में जीतनी है, तो आपको रन करना पड़ेगा जिस तरह से विराट कोहली करते हैं। विराट कोहली जैसे वन मैन आर्मी रहते हैं, वैसे ही आपको भी रन्स करने पड़ेंगे ऊपर से। यशस्वी जायसवाल भी अच्छे फॉर्म में है, शुभमन गिल ने भी पिछले मैच में अच्छा रन किया। तो आप पे अब बर्डन है कि आपके बाकी के प्लेयर्स स्कोर कर रहे हैं, आपको भी स्कोर करना पड़ेगा। और मिडिल ऑर्डर जो थोड़ा हल्का लग रहा है, आपके बैटिंग के फॉर्म में आने पे वो मिडिल ऑर्डर भी मजबूत दिखने लगेगा।